अच्छा भाई, फर्स्ट ईयर B1 के स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। केमिस्ट्री का लेक्चर हम शुरू करने लगे हैं। मैं ज़रा नमाज़ पढ़ने की वजह से 5-10 मिनट लेट हो गया आपको इस लेक्चर के लिए, तो बस हम शुरू करेंगे। जो लोग ज्वाइनिंग दे चुके हैं वो मुझे चैट बॉक्स में बता दें कि उनको मेरी जो है वो साउंड सुनाई दे रही है और जो स्क्रीन मैंने शेयर की है वो विजिबल है। चैट बॉक्स में मुझे बता दें प्लीज़। गैलेक्सी ऑन 5 2016 काइंडली कल से अपने नाम के साथ ज्वाइनिंग दीजिएगा ताकि मैं आपको मुखातिब कर पाऊँ। अच्छा लगता है ज़रा नाम से मुखातिब करना। अब मैं आपसे बोलूँगा गैलेक्सी ऑन, क्या पूछ रहे हो आप? तो अजीब सा लगेगा ना कुछ। अच्छा जी। तो अब हम क्योंकि ऑलरेडी 5-7 मिनट लेट ही हैं, तो जिसको आना था सब आ गए होंगे। तो कल के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 2 शुरू कर दिया था और आई थिंक सॉलिड तक हमने पढ़ लिया था। अगर मुझे आप ओके दे दें पूरी क्लास कि सॉलिड तक हमने पढ़ लिया था कल के लेक्चर में, क्योंकि फिजिकल लेक्चर की तरह आप सामने तो है नहीं कि आपकी कॉपी मेरे सामने हो। तो सॉलिड हमने पढ़ लिया था, वेरी गुड। अच्छा, सॉलिड की एग्जाम्पल हो गई थी, ये भी मुझे कंफर्म कर दें प्लीज। एग्जाम्पल हो गई? मुजैफा कह रहे हैं सॉलिड की एग्जाम्पल हो गई है, मजहर भी ऐसे ही कह रहे हैं। चलिए लिक्विड से शुरू करते हैं। आज का लेक्चर लिक्विड से हम शुरू करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं जहाँ तक हम जा पाते हैं। तो सबको सॉलिड क्लियर हो गया? किसी को सॉलिड में कोई परेशानी एग्जाम्पल समेत? एग्जाम्पल की हमने 3 कैटेगरी बनाई होंगी, एक एलिमेंट की, एक कंपाउंड की और एक मिक्सचर की। याद होगा आपको 3 कैटेगरीज थी। जयाम सिद्दीकी नो बोल रहे हैं। जयाम क्या नो बोल रहे हो आप, मुझे बताओ। अच्छा, आप बोल लो कोई मसला नहीं है, ये बोल लो। वेरी गुड। वो असल में नो और यस में, यस और नो में अचानक से नो आ गया तो मैं परेशान हुआ। अब मैं समझ गया कि आप नो बोल रहे हो यानी मसला नहीं है सॉलिड, ये बोलना चाह रहे हो। गुड है। चलें जी, तो सॉलिड क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी हो गई है। लिक्विड पे आते हैं। तो लिक्विड क्या होते हैं भाई? लिक्विड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अपनी शेप तो चेंज कर लेते हैं पर वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अब हमेशा की तरह जब मैं टॉपिक खत्म कर लूंगा तो आपको चैट बॉक्स में टाइम दूंगा क्वेश्चनिंग का। अभी थोड़ी देर के लिए मैं चैट बॉक्स नहीं देख रहा हूँ। और हम ये चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट लिया है। बस हमने कल बस समझे बिस्मिल्लाह की थी, सॉलिड पढ़ लिया था। अब लिक्विड हम पढ़ रहे हैं। तो बहुत थोड़ा सा पढ़ा है, बाकी लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहे हैं। जो भी स्टूडेंट नया आता है या कोई आपका फ्रेंड है कोई भी कुछ, तो आप उसको बता सकते हैं कि ऑल दीज लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, लिहाजा आपको पुराने लेक्चर मिल जाएंगे। लेकिन उन लोगों को जाहिर सी बात है जिन्होंने ज्वाइनिंग बाद में की होगी या कोई इशू होगा उनको मिल जाएंगे। पर लाइव लेक्चर जाहिर सी बात है लाइव होते हैं, उनमें जितना अच्छा समझ में आता है वो रिकॉर्डिंग में नहीं आता। तो आपको कोई भी इश्यूज हो तो आप मुझसे फिर बाद में पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, तो लिक्विड के बारे में हमने कहा कि लिक्विड वो सब्सटेंसेज होते हैं जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं और वॉल्यूम उनका फिक्स होता है। यानी लिक्विड वो सब्सटेंस है जो शक्ल तो आपकी मर्जी पे लाएंगे, जैसा आपका दिल चाहेगा वैसी शक्ल होगी, जैसा कंटेनर वैसी शेप, जैसा कंटेनर वैसी शेप। लेकिन जो उनका वॉल्यूम है, जो जगह वो घेरते हैं, वो फिक्स होती है, उसमें कोई चेंज पॉसिबल नहीं। मिसाल के तौर पे अगर आप पानी को, पानी क्योंकि लिक्विड की एग्जांपल है तो पानी से समझाता हूँ मैं। तो अगर पानी को आप किसी भी कंटेनर में डालें तो जिस कंटेनर में आप पानी को डालेंगे वैसी शेप का हो जाएगा। गिलास में डालेंगे गिलास जैसा हो जाएगा, बाउल में डालेंगे बाउल जैसा हो जाएगा, ब्यूरेट में डालेंगे ब्यूरेट जैसा हो जाएगा, बीकर में डालेंगे बीकर जैसा हो जाएगा, जमीन पे डालेंगे जमीन जैसा हो जाएगा। तो शेप आपकी मर्जी से अटेन कर रहा है, हासिल कर रहा है। कौन? लिक्विड। लेकिन जो उसका वॉल्यूम है ना वो फिक्स है, वॉल्यूम में कोई तब्दीली नहीं आ रही। और मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप मान ले बात। एक मैं एग्जाम्पल देता हूँ रॉ किस्म की जनरल, और एग्जाम्पल देता हूँ टेक्निकल। जनरल एग्जाम्पल ये है कि जैसे आपने एक 500 ml की कोल्ड ड्रिंक खरीदी, क्योंकि आप 500 से कम तो पीते नहीं हो आपको, तो 500 ml की आपने एक कोल्ड ड्रिंक खरीदी। ml आपको पता है वॉल्यूम को बोलते हैं, 500 ml वॉल्यूम है उसका। अब मिसाल के तौर पे 500 ml की जो कोल्ड ड्रिंक है, किसी ने आपको बोला कि यार फला कंटेनर में डालने से इसका वॉल्यूम 600 ml हो जाएगा।
तो जो पाकिस्तानी अवाम का हाल है आपको पता है, कोई भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल में कोल्ड ड्रिंक पिएगा नहीं, वो अपना कंटेनर साथ लेके जाएगा 600 ml वाला। 500 ml की कोल्ड ड्रिंक को उसमें डाला, वो 600 ml की हो गई, और 600 ml की हो गई तो ज्यादा हो गई तो मजा आ गया। पर ऐसा नहीं होगा ना। 500 की ml को आपको, ml की कोल्ड ड्रिंक का आपको पता है, गिलास में पी लो या कोल्ड ड्रिंक की बोतल में पियो, इन दो चीजों में पीते हैं आम इंसान। तो वो 500 ml ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। ये तो एक रॉ किस्म की मिसाल हो गई जो आपकी समझ में आएगी कॉमन। केमिस्ट्री से अगर लेट बात करें टेक्निकल स्टाइल में थोड़ा, तो मिसाल के तौर पे आपने एक बीकर लिया, बीकर में आपको पता है मार्जिन में लिखा होता है 10 ml 20 ml। तो आपने एक बीकर लिया, बीकर 9 में देखा होगा सबने, और बीकर में आपने पानी डाला मिसाल के तौर पे 20 ml, 20 ml पानी डाल दिया बीकर में। अब वही पानी अगर आप ग्रेजुएटेड सिलेंडर में डालें, ग्रेजुएटेड सिलेंडर थोड़ा पतला सा और लंबा सा कंटेनर होता है, अगर आपको याद, ग्रेजुएटेड सिलेंडर एक कंटेनर होता है, थोड़ा पतला सा और लंबा सा होता है। तो अगर वही पानी बीकर से ग्रेजुएटेड सिलेंडर में आप डाल दो तो शक्ल तो उसकी चेंज हो जाएगी, बीकर जैसी शक्ल तो नहीं होगी, पर वो जो पानी का लेवल है वो 20 ml पे ही जाके रुकेगा। फिर उसी पानी को आप ब्यूरेट में डाल दो, उसी पानी को आप कहाँ डाल दो, ब्यूरेट में। ब्यूरेट सबने देखी होगी, पतली सी होती है, लंबी सी, और लंबी होती है। तो अगेन ब्यूरेट में डालने से शेप उसकी फिर चेंज हो जाएगी, लेकिन वो दोबारा से 20 ml पे ही जाके रुकेगा। इन सब में निशान लगे होते हैं जो मैंने नाम लिए। तो इससे साबित हुआ कि पानी का वॉल्यूम 20 ml ही रहा, अलबत्ता उसकी शक्ल बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड लिक्विड्स। पार्टिकल के लिहाज से बात करें तो इनके जो पार्टिकल हैं वो सॉलिड के मुकाबले में दूर होते हैं। सॉलिड में कल हमने क्या पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। सॉलिड के बारे में कल हमने पढ़ा था कि सॉलिड के पार्टिकल चिपके हुए होते हैं। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कि कंपैरेटिवली थोड़े से दूर होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल सॉलिड के मुकाबले में थोड़े से दूर होते हैं। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए पढ़ा दिया, अभी इसका फिलहाल काम नहीं है, अलग से जब लिक्विड डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां दोबारा पढ़ेंगे। फिलहाल एक बात थी, नॉलेज देनी थी आपको तो मैंने दी। तो डेफिनेशन हेडिंग डालें, डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल, बल्कि पहले एग्जाम्पल लिखते हैं चैट बॉक्स में। चले चैट बॉक्स में एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल की वही 3 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी एलिमेंट की है जिसमें आपके पास मरकरी और ये किधर, एक मिनट रुकिएगा जरा, जिसमें आपके पास मरकरी एंड ब्रोमीन है। मरकरी और ब्रोमीन दो सिर्फ लिक्विड हैं जो कि एलिमेंट्स हैं। दुनिया में सिर्फ दो एलिमेंट ऐसे हैं जो कि लिक्विड है, एक मरकरी और एक ब्रोमीन। उसमें ब्रोमीन भी हर कंडीशन में लिक्विड नहीं है, ये गैस फॉर्म में भी होता है और लिक्विड फॉर्म में भी होता है। मरकरी आप कह सकते हो ऐसा एलिमेंट है जो हमेशा हर सूरत में लिक्विड होता है। फिर एक एग्जांपल हम कंपाउंड की फॉर्म में लेते हैं, तो कंपाउंड में सबसे आसान एग्जांपल पानी है, पर आज के दौर के लिहाज से एक और अच्छी एग्जांपल है, वो अल्कोहल है। क्योंकि अल्कोहल आपको पता है सैनिटाइजर में इस्तेमाल होते हैं। सैनिटाइजर तो आजकल बड़े मशहूर चल रहे हैं। मरकरी को अगर कंडीशन देंगे तो फ्रीज होगा, जैसे हर लिक्विड फ्रीज होता है तो मरकरी भी फ्रीज होगा। करना पड़ेगा, खुद से नहीं होगा, फ्रीज करना पड़ेगा। तो जो लिक्विड की एग्जांपल कंपाउंड की फॉर्म में है उसमें पानी और C2H5OH है। C2H5OH अल्कोहल कहलाता है, इथेनॉल इसका नाम है, और ये हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल होता है तो इसकी मशहूरी है। और मिक्सचर के लिहाज से जो एग्जाम्पल है लिक्विड में, उसमें तो बहुत मशहूर मशहूर एग्जाम्पल है, जैसे ब्लड है, जैसे मिल्क है, जैसे जूसेस हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने आपसे शेयर कर लिया, एलिमेंट भी आ गया, कंपाउंड भी आ गया, मिक्सचर भी आ गया।
चलो जी, तो आप में से सबका आई होप क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी, एग्जाम्पल भी आपके सामने है। तो वो तमाम सब्सटेंसेस जिनकी शक्ल भी चेंज हो जाए पर उनका वॉल्यूम फिक्स हो, तो दे आर कॉल्ड लिक्विड्स। चलें लिक्विड की हेडिंग में लिखें, शाबाश सारे लोग हेडिंग डालें लिक्विड। लिक्विड की हेडिंग में लिख रहे हैं आप ऑल दो सब्सटेंसेस, all those substances, all those substances having indefinite shape, having indefinite shape but definite volume, having indefinite shape but definite volume are called liquids. Having indefinite shape but definite volume are called liquids. Are called liquids. अब आप चैट बॉक्स को देखते हुए एग्जाम्पल लिख लें, शाबाश। एलिमेंट की अलग, कंपाउंड की अलग, मिक्सचर की अलग। यहां तक कोई भी सवाल है तो आप कर सकते हैं, क्लियर अगर हो गया तो आगे चलेंगे हम। गुड हो गया। चले अब गैस पे आते हैं, सबको क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, परेशानी नहीं है मुझे भी और आपको भी नहीं। चलें गैस पे आते हैं। अब क्योंकि सॉलिड और लिक्विड पढ़ चुके हैं आप, तो गैस पढ़ना खुद ही आसान हो जाएगा। तो गैसेस किस सब्सटेंस को बोलते हैं भाई? अच्छा, क्योंकि हमारा असल जो चैप्टर है वो गैस का ही है, क्योंकि अभी आप सब लोग नए हैं चैप्टर में, तो मैं आपको बता रहा हूँ हमने जो असल चैप्टर पढ़ना है अगले कुछ 10-12 लेक्चर तक, वो गैसेस पढ़नी है। सॉलिड लिक्विड डेफिनेशन के बाद अभी नहीं आएंगे। सॉलिड लिक्विड में हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, डेफिनेशन पढ़ने के बाद अब इनकी 10-12 लेक्चर तक बारी तो नहीं आएगी। तो असल जो हमारा चैप्टर अब है वो गैसेस का, तो गैसेस पे तवज्जो देनी है। तो गैस क्या होती है भाई? हर वो सब्सटेंस जो कि शक्ल भी चेंज कर ले और वॉल्यूम भी चेंज कर ले। अभी यहाँ पे दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, उसकी शक्ल भी आपकी मर्जी से चेंज हो रही है और वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है आपकी मर्जी से भी और मर्जी के बगैर। तो हर वो सब्सटेंस जो अपनी शक्ल भी चेंज कर ले, अपना वॉल्यूम भी चेंज कर ले, उसको बोलेंगे लिक्विड, सॉरी उसको बोलेंगे गैस। मिसाल के तौर पे आपने एक बलून लिया, बलून है ट्रांसपेरेंट। अब ये एग्जाम्पल मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, तवज्जो मांगता हूँ। एक बलून लिया आपने ट्रांसपेरेंट, उस ट्रांसपेरेंट बलून में आपने ब्लू कलर की गैस भर दी। बलून खुद ट्रांसपेरेंट है लेकिन उसमें जो गैस भरी हुई है वो ब्लू है, और बलून का जो शेप है वो स्फेरिकल है, फुटबॉल जैसा। तो कितने लोगों को ये क्लियर है कि आपको नीले कलर की बॉल सी मिलेगी? जब आप उसमें नीले कलर की हवा भर देंगे बलून में, तो आपको लगेगा एक नीले कलर की बॉल है। अब वो जो नीले कलर की बॉल है, काइंडली अपने अपने वो बंद करते हैं आप लोग वीडियोस काइंडली। अच्छा जी, तो वो जो नीले कलर की आपको बॉल दिख रही है, वो जाहिर सी बात है शेप है तो बलून की दिख रही है, पर वो बलून की शेप तो नहीं है। शेप तो गैस है, गैस भरने की वजह से वो शेप दिख रही है। बलून तो छोटा सा था, तो बलून की जो शक्ल दिख रही है वो जाहिर सी बात है किसकी वजह से दिख रही है? गैस की वजह से, क्योंकि उसमें आपने गैस भरी हुई। अगर बलून की शेप स्फेरिकल के बजाय रेक्टेंगुलर होती तो वो रेक्टेंगुलर दिखता। जैसी बलून की शेप होगी वो दिखेगी, पर वो शेप है किसकी? गैस की। तो शेप आपकी मर्जी की हो गई। अब फर्ज करें किसी ने पिन मार के बलून फाड़ दिया। अब पिन मार के अगर आप बलून को फाड़ देंगे तो वो जो गैस है वो बाहर आएगी। तो सोच के आप मुझे बताएंगे जब वो बाहर आएगी तो वो स्फेरिकली रहेगी या वो शक्ल चेंज करेगी? आम दुनिया की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आपके आना चाहिए। जैसे बलून फटेगा, जो नीले कलर की गैस बाहर आएगी तो उसकी शेप स्फेरिकल तो नहीं रहेगी, फौरन से वो अजीब सी शेप में आ जाएगा, रैंडम शेप चेंज हो जाएगी फौरन।
बिल्कुल सही बात है, हालांकि शेप हमने चेंज करना मकसद नहीं है, पर वो चेंज हो जाएगी और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो पूरे कमरे में फैलेगा। जब पूरे कमरे में वो गैस फैलेगी ब्लू कलर की, तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा ना भाई, ये बात मानते हैं आप, वॉल्यूम बढ़ेगा। हालांकि हम बढ़ा नहीं रहे, खुद ही बढ़ रहा। यही बात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि गैस वो सब्सटेंस हो गया जिसने शक्ल भी चेंज कर ली। अब आप बताओ कैसे, क्या मतलब, आप खुद सोचो, ब्लू कलर की गैस को आप फाड़ दोगे बलून को, तो क्या वो जो गैस है वो आपकी आंखों के सामने फैलेगी या नहीं फैलेगी, या उतनी रहेगी? आप खुद फैसला करो कि कैसे। मैं दिखा तो नहीं सकता, आप सोच के बताओ। नहीं, कोई भी गैस हो सकती है। एक तो यार तुम लोग अपनी अकल लड़ाते हो ना, नई नई बातें। बलून में कोई भी गैस हो सकती है, हीलियम होती है, किसने अगर बलून आप फूक मार के भर रहे हो तो उसमें हीलियम गैस डाल रहे हो जयाम। सालगिरह और ये तुम्हारी, और तुम बलून में हवा भर रहे हो अपने मुंह से, हीलियम गैस डाल रहे हो उसमें। जयाम जवाब देगा, जयाम हीलियम गैस डाल रहा है। कोई सी भी गैस हो सकती है यार, इस तरह ना करो। कलर जैसा भी हो वो डिबेट नहीं है, पर वो पूरे कमरे में फैलेगी नहीं फैलेगी, ये बताएं मुझे। गैस पूरे कमरे में फैलेगी कि नहीं? फैलेगी ना भाई। तो जब पूरे कमरे में फैलेगी तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जब उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो यही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि गैस वो सब्सटेंस हो गया जिसने अपनी शक्ल भी चेंज कर ली, आप लोग जैसा बोल रहे हो, और उसने अपना वॉल्यूम भी बढ़ा लिया। और जब वॉल्यूम बढ़ सकता है तो कम भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे सिलेंडर में गैस डालते हो आप, सीएनजी, सबको पता है सीएनजी के सिलेंडर में गैस डालते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। मिसाल के तौर पे गाड़ी के टायर में आप हवा भरते हो तो उसमें भी क्या होता है, वॉल्यूम, टायर का वॉल्यूम तो बहुत थोड़ा सा होता है, वो तो गैस को आप जबरदस्ती उसमें डालते हो, वॉल्यूम कम करती है गैस। तो साबित हो गया कि गैस वो सब्सटेंस हो गया जो अपनी शक्ल भी चेंज कर रही है और अपना वॉल्यूम भी चेंज कर रही है। चलें डेफिनेशन लिखते हैं, फिर सवाल लेते हैं। हेडिंग डाल दें गैसेस, और हेडिंग डाल दें गैसेस और उसमें लिखें all those substances, all those substances, हाँ भाई, all those substances having indefinite shape but definite volume, having indefinite shape but definite volume, having indefinite shape but definite volume, comma, having indefinite shape but definite volume, comma, called gases। नहीं, दोनों गलत लिखवा दिया मैंने। having indefinite shape as well as indefinite volume, सॉरी भाई, सही कर लेना। having indefinite shape as well as indefinite volume, having indefinite shape as well as indefinite volume, comma, called gases। मैं एक दफा और रिपीट कर रहा हूं ताकि किसी ने गलत लिख लिया तो सही कर ले। all those substances having indefinite shape, having indefinite shape as well as indefinite volume, as well as indefinite volume, comma, called gases, called gases। चलें, अब जरा एग्जाम्पल में उसी तरह तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं एग्जाम्पल। पहली कैटेगरी एलिमेंट है, तो एलिमेंट में बड़ी मशहूर मशहूर गैसेज हैं, O2 ऑक्सीजन, H2 हाइड्रोजन, Cl2 क्लोरीन, सुना होगा आपने, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। क्लोरीन भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। अच्छा, कंपाउंड की अगर हम बात करें तो कंपाउंड भी बड़े मशहूर मशहूर हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, O2 ऑक्सीजन है बिल्कुल, H2 हाइड्रोजन है, Cl2 क्लोरीन है।
गैसेस में टू लगाते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि टू क्यों लगाते हैं। जो एलिमेंट गैसेस फॉर्म में होते हैं ना, उसमें टू लगता है, यानी दो एटम कंबाइन है। तो O2 का मतलब है दो एटम कंबाइन है, मॉलिक्यूल बोलते हैं इसको। ऑक्सीजन का ये मॉलिक्यूल है। आज ही के लेक्चर में थोड़ी देर के बाद ये बात क्लियर होगी कि टू क्यों लगाया। तो एग्जाम्पल सब लोग नोट कर लें, शाबाश। किसी को एग्जाम्पल में कोई मसला है तो बताएं मुझे। CH4 मीथेन को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। CH4 इज मीथेन, O2 ऑक्सीजन, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, NH3 अमोनिया। अब बचा मिक्सचर। तो मिक्सचर में जो एग्जाम्पल आएगी वो क्या भाई, वैसे तो आप कोई सी भी दो गैसेस ले सकते हैं मिक्स करने के लिए, मिक्स कर दो हो जाएंगी। अपनी मर्जी से कोई भी दो गैसेस लो, कंटेनर में एक साथ डाल दो, मिक्स हो जाएंगी। पर किताब बोलती है कि सबसे आसान एग्जाम्पल ये। किताब का मानना ये है कि सबसे आसान एग्जाम्पल मिक्सचर की एयर हो। नाइट्रोजन एलिमेंट में आएगा ज़याम। एयर भी एक गैस है, बिल्कुल सही बात है, और वो मिक्सचर में आएगी। NaCl उज़ैफा सॉलिड है। NaCl इज नॉट अ गैस। खाने का नमक, घर के खाने का नमक सॉलिड है। आप सोचो, घर के खाने का नमक इज नॉट अ गैस। तो NaCl नहीं आएगा भाई। उज़ैफा क्लियर है ये बात? उज़ैफा मुनव्वर से मुखातिब हूँ मैं। उज़ैफा, आपको ये बात क्लियर है? NaCl एग्जाम्पल में नहीं आएगा, सॉलिड है। ब्रोमीन लिख सकते हैं पर Br2 लिखेंगे आप। अगर ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन मैंने बताया था गैस फॉर्म में भी होता है, तो Br2 लिखेंगे आप ब्रोमीन। CaCl2 सॉलिड है। आप लोग एक्सपेरिमेंट ना करें, अभी आपने इतना नहीं पढ़ा, चौथा लेक्चर है। अभी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो गलत हो जाएगा। जो चीजें आपने पढ़ी नहीं है, कंफर्म है कॉमन लाइफ में, वो लिखें सिर्फ। जो चीजें कंफर्म नहीं है, आपने बस अंधी में लिखा, मिस्टेक हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इज अ सॉल्ट, सॉलिड है। तो रूटीन में एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको, वही लिखे। दो दो तीन तीन एग्जाम्पल बहुत होती है। पूरा साल पढ़ते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। जैसे अब ये CH6 लिखा है, समीर में ये कुछ होता ही नहीं है। अब CH6 कुछ होता ही नहीं है, तो अब ये अपनी तरफ से लिखने से तो गड़बड़ हो जाएगी ना यार। दिस नथिंग लाइक CH6। हाँ, आपने 9 में ये पढ़ा होगा जो आपको याद आ रहा है। इसका मतलब है सिर्फ वो लिखें जो कंफर्म हो। जहां जरा सा डाउट हो ना लिखें, गलती हो जाएगी। चलो भाई, तो फर्स्ट B1 आगे बढ़ते हैं। गैसेस की डेफिनेशन भी हो गई, एग्जाम्पल भी काफी सारे लिख लिए आपने, उनकी कैटेगरी भी बना दी, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सर की। अब हम नया टॉपिक शुरू करने लगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कर लें। तो नया टॉपिक शुरू करते हैं। हेडिंग डाल दें, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑफ भी लिख सकते हैं, फॉर भी लिख सकते हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस। ये जो नीचे लिखा हुआ है बेस्ड ऑन, ये हेडिंग नहीं है, हेडिंग सिर्फ ऊपर है बस। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी फॉर गैसेस की हेडिंग डाल। ये पहला टॉपिक है जो पेपर में 4 या 5 नंबर का आता है। दिस इज योर टॉपिक नंबर 1, जो कि पेपर के लिहाज से। अभी जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे थे, आपको पता है, वो तो नॉलेज के लिए आप पढ़ रहे हैं। डिफाइन करेंगे तो आगे समझ में आएगा। तो हेडिंग डाल दिया आपने, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। मोहम्मद अफान, आप नोट कर रहे हो कि ये जो आपने लिखा है ना, इसमें रेशो फिक्स है। तो हमने क्या पढ़ा था, जहाँ रेशो फिक्स होता है, C6 को H7 तो नहीं लिख सकते आप, H12 को H10 तो नहीं लिख सकते आप, O6 को आप O6 ही लिखोगे। तो ये ग्लूकोज है और इसमें रेशो फिक्स है, तो ये मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड। जहाँ रेशो फिक्स होता है वो कंपाउंड होता है। तो ग्लूकोज इज अ कंपाउंड, और फॉर्मूला आपने सही लिखा है।
चले हेडिंग डाल दी सबने, नाइस, आगे बढ़। अब ये जो टॉपिक है ना, इसमें ये डिटेल टॉपिक है, आज शुरू होगा कल कंप्लीट होगा। काइनेटिक कहते हैं मोशन को, मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल, और थ्योरी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी, उसमें 4 पॉइंट्स थे। तो थ्योरी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट। पॉइंट कम ज्यादा हो सकते हैं, कहीं 2, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 4, जैसे यहाँ पे 9 पॉइंट। तो काइनेटिक का मतलब मोशन हो गया, मॉलिक्यूलर का मतलब निकला मॉलिक्यूल से, और थ्योरी इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट, यानी एक ऐसी थ्योरी जो कि हमें बिहेवियर समझाए गैस का। समझना है जरा और से, फिर मैं लिख पाता हूँ। एक ऐसी थ्योरी जो हमें बिहेवियर समझाए किसका, गैस का, और किसको फोकस करे, मॉलिक्यूल को, और मॉलिक्यूल की मोशन के जरिए समझे। एक दफा आप मेरी बात और सुनेंगे। एक ऐसी थ्योरी जो टारगेट करे मॉलिक्यूल्स को और मॉलिक्यूल की मोशन को, ठीक है, टारगेट करे मॉलिक्यूल को और उसकी मोशन, और उसके जरिए बिहेवियर किसका समझाए, गैस। यानी जो जो आर्गुमेंट होगा वो मॉलिक्यूल के बारे में होगा, पर वो समझाएगा किसका, बिहेवियर, गैस। तो दिस थ्योरी इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इंट्रोडक्शन की हेडिंग डालें, शाबाश, हेडिंग डालें इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में लिखे आ थ्योरी विच एक्सप्लेन, इंट्रोडक्शन में लिख रहे हैं पूरी क्लास, आ थ्योरी विच एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ गैसेस, आ थ्योरी विच एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ गैसेस, बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ, ये बेसिस स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ये BASIS, ये बाय मिस्टेक हो गई। थ्योरी विच एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ भाई, ऑन द बेसिस ऑफ मोशन ऑफ, on the basis of motion of gas molecules, on the basis of motion of gas molecules, on the basis of motion of gas molecules, comma, called kinetic molecular theory, called kinetic molecular theory, called kinetic molecular theory। चैट बॉक्स में अगर आप देखें तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ये भी लिखते हैं, अगर आप ब्रैकेट में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, KMT। अब आप हेडिंग डाल दें पोस्टुलेट्स, और हेडिंग डाल के 3 पॉइंट जब हम पढ़ लेंगे पूरे और लिख भी लेंगे तब क्वेश्चन लूंगा आपके में, ठीक। आपने हेडिंग डाल देनी है पोस्टुलेट्स, पोस्टुलेट्स में ओ आएगा, POSTULATS, पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स की हेडिंग डाल के पेन साइड में रख दें, 3 पॉइंट पूरे में समझा दूंगा और लिखवा दूंगा, तो फिर मैं आपको आखिर के 5 मिनट में आपसे उसके क्वेश्चंस ले लूंगा। आज के दिन में ये 3 पॉइंट पढ़ने बस। तो पोस्टुलेट की हेडिंग डाल दिया। चलो जी, पहला पॉइंट ये कहता है कि दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं, जब बारी बारी सबको पढ़ा गया, पढ़ाई की उनकी, तो पता ये चला कि दुनिया में जितनी भी गैसेस हैं उनमें ना एटम दिखाई दे रहा है, ना आयन दिखाई दे रहा है, बल्कि सिर्फ मॉलिक्यूल दिख रहा है। अब जिन लोगों को एटम, मॉलिक्यूल और आयन बिल्कुल क्लियर नहीं है, मैं आपको याद दिला दूं, बहुत बच्चों वाली बात है याद दिलाने की, कि जो जो सबसे बेसिक चीज अल्लाह ताला ने बनाई जिससे सब कुछ बनता है वो तो एटम। यानी अल्लाह ताला ने जो पहली चीज बनाई, साइंस को अगर मजहब से मिला दें तो आपको पता है चीज बड़ी ऑर्गेनाइज की अल्लाह ताला ने। तो जो सबसे पहली चीज अल्लाह ताला ने बनाई वो एटम बनाई।
फिर एटम के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल, यानी 2 एटम मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल, 3 एटम मिलते हैं तो बनता है मॉलिक्यूल। और अगर एटम के ऊपर कभी चार्ज आ जाए, यानी एटम पे माइनस का चार्ज आ जाए या एटम का प्लस का चार्ज आ जाए, क्यों आ जाएगा वो भी नहीं पढ़ सकते, टाइम अभी बहुत अर्ली स्टेज है आपका, तो उसको बोलते हैं आइन। तो पहली चीज नेचर ने एटम बनाई, कंबाइंड फॉर्म में वो मॉलिक्यूल कहलाता है, और अगर उसके ऊपर चार्ज आ जाए तो उसको आइन बोलते हैं। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि दुनिया में जितनी भी गैसेज हैं, जब उनको पढ़ा गया तो पता चला कि उनमें ना एटम दिख रहा है अलग से, ना चार्ज फॉर्म में दिख रहा है, ना आइन दिख रहा है, यानी ना एटम दिख रहा है ना आइन दिख रहा है, बल्कि एटम कंबाइंड फॉर्म में दिख रहा है। क्या बोला मैंने? एटम कंबाइंड फॉर्म में दिख रहा है, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम कंबाइंड फॉर्म में दिख रहे हैं। तो जब वो कंबाइंड फॉर्म में दिखेंगे तो उनको बोलेंगे मॉलिक्यूल। जैसे चैट बॉक्स में आप देखें तो अगर मैं लिख रहा हूँ O2, तो ये मैसेज दे रहा हूं मैं कि 2 एटम कंबाइंड है ऑक्सीजन के। अगर मैं लिख रहा हूँ NH3, तो इसका मतलब है कि 4 एटम कंबाइन है, 1 नाइट्रोजन का, 3 हाइड्रोजन का। अगर मैं लिख रहा हूँ CH4, तो इसका मतलब है कि 5 एटम कंबाइन है, 1 कार्बन का, 4 हाइड्रोजन का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जहां पर भी 2 या 2 से ज्यादा एटम ज्वाइन होंगे उनको बोलेंगे मॉलिक्यूल। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। पहला पॉइंट क्या बोल रहा भाई कि दुनिया में जितनी भी गैसेज हैं उनको पढ़ने पे पता चलेगा, साइंटिस्ट पढ़ रहे हैं, मैं और आप नहीं पढ़ रहे, साइंटिस्ट पढ़ के आपको बता रहे हैं कि उनमें आपको ना एटम मिलेगा ना आयन मिलेंगे, उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको मिलेंगे मॉलिक्यूल्स। दिस इज योर पॉइंट नंबर 1। लिखते जाएंगे साथ साथ, और 3 पॉइंट जब पूरे हो जाएंगे तो क्वेश्चन लूंगा मैं आपको, ठीक है? तो पहली हेडिंग डाल दे कॉम्पोजिशन, उसमें लिखे हेडिंग नंबर 1 डालनी है कॉम्पोजिशन। अब आ रही है आवाज? आ रहा हूँ? चले जी, पहला पॉइंट लिखिए, ऑल गैसेज आर कंपोज्ड ऑफ, all gases are composed of small invisible particles. All gases are composed of small invisible particles, small invisible particles called molecules. छोटा सा पॉइंट है, लिखते लिखते याद हो जाएगा। All gases are composed of small invisible particles called molecules. ठीक है भाई, all gases are composed of small invisible particles called molecules. Small invisible particles called molecules. चले भैया, पॉइंट नंबर 2 और 3 पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन लेता हूँ। अच्छा, पॉइंट नंबर 2 और 3 पढ़ते हुए ये बात ध्यान में रखें कि ये नेचुरल फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ाए जा रहे हैं, इंसान का इसमें अमल दखल नहीं। इंसान ने एक बात नेचुरली पढ़ी और वो आपको पढ़ा दी साइंटिस्ट ने। ये नहीं कि साइंटिस्ट अपनी तरफ से कोई बात पढ़ा रहा है, ये बात ध्यान में रखो, कोई ह्यूमन कंट्रोल नहीं है, कोई ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं है। अब पॉइंट नंबर 2 ये कह रहा है कि नेचर की तरफ से, अल्लाह ताला की तरफ से डिसाइडेड है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का जिक्र आ चुका है, गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान फासला या डिस्टेंस बहुत ज्यादा। अब इसीलिए मैंने आपको कल और आज में जब सॉलिड और लिक्विड और गैस डिफाइन किया तो मैंने बातों में पार्टिकल का जिक्र कर दिया, ताकि यहाँ जब मैं पहुंचूं तो आपको सुकून से समझ में आए कि सॉलिड के पार्टिकल के बारे में मैंने आपसे कहा था कि वो चिपके होते हैं और नेचर का फैसला है कि वो चिपके होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल का के लिए नेचर का फैसला है कि वो थोड़े से दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल के लिए ही ये नेचर का फैसला है कि वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। जब हम कहते हैं बहुत ज्यादा दूर होते हैं तो वो सॉलिड और लिक्विड के लिहाज से बात हो रही है, वो आपकी और मेरी सोच नहीं है। मेरे और आपके लिहाज से तो ज्यादा डिस्टेंस यहाँ से हैदराबाद का होगा, तो हमें अपने लिहाज से नहीं सोचना, मॉलिक्यूल बहुत छोटा सा होता है उसके लिहाज से बात हो रही है।
कि सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले में गैसेस के पार्टिकल्स के दरमियान फासले बहुत ज्यादा। तो पॉइंट नंबर 2 ने क्लियर कर दिया कि गैस में एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का जो डिस्टेंस होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। चले पॉइंट नंबर 2 लिखिए, हेडिंग डालेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस। आईएमएस उसकी शॉर्ट फॉर्म ऑफिशियल नहीं है, लिहाजा आप ना लिखिए, आप पूरी हेडिंग डालेंगे इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसिस और उसमें आप लिखेंगे देयर आर, तो मैं टाइम इसलिए देता हूं कि लोग हेडिंग डाल रहे होते हैं इसीलिए आपको लगता है कि आवाज नहीं आ रही। देयर आर वेरी लार्ज स्पेसेस, देयर आर very large spaces present between, there are very large spaces present between molecules of gases, present between molecules of gases, present between molecules of gases, present between molecules of gases। चलिए शुरू के 2 पॉइंट पढ़े, शाबाश। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं जो चैट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे। मॉलिक्यूल क्या आ गया था? प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस, प्रेजेंट बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ। सवाल ये है कि आपने मैट्रिक में 2 लॉज पढ़े, एक न्यूटन्स का लॉ था ग्रेविटेशन का और एक कूलम्स का लॉ था चार्जेस वाला ना। उसमें आर था, दोनों लॉज में आर था, अगर आपको याद हो, स्मॉल आर। तो उस स्मॉल आर का मतलब क्या था? चैट बॉक्स में मुझे जवाब चाहिए सबका, शाबाश। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और कूलम्स लॉ में जो स्मॉल आर था उसका मतलब क्या? आ रहा है। अच्छा भाई, अब जिन लोगों ने रेडियस लिखा है उनमें से एक बंदा बता दे कि न्यूटन का जो लॉ था उसमें, न्यूटन का जो लॉ था उसमें जिन बॉडीज की बात हो रही थी क्या सब स्फेरिकल थे? बताइए। तो स्फेरिकल नहीं तो रेडियस कैसे हो गया? ये मोहम्मद अफान ने जी लिखा है। न्यूटन का जो लॉ था ग्रेविटेशन का उसमें तो बोल रहा है हर बॉडी, न्यूटन तो बोलता है कि हर 2 बॉडीज के दरमियान अट्रैक्शन है। तो जब वो हर 2 बॉडी बोलता है तो उसमें तो मैं और आप भी शामिल है। तो मैं और आप क्या स्फेरिकल है? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों को ये कंफ्यूजन है। मैं जिससे पूछता हूँ हमेशा हमेशा होता है कि जिससे पूछता हूँ आर का मतलब वो मुझे बताता है रेडियस।
हालांकि आर का मतलब है डिस्टेंस, रेडियस तो नहीं है। तो चाहे कूलम का लॉ हो, चाहे वो न्यूटन का लॉ, दोनों लॉ में आर का मतलब है डिस्टेंस, एक बॉडी और दूसरी बॉडी के दरमियान, एक चार्ज और दूसरे चार्ज के दरमियान। चले, ये बात क्लियर हो गई कि ये डिस्टेंस है। आज के बाद आप रेडियस नहीं बोलेंगे, एम्बेरसमेंट हो जाएगी। क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। अगला, अगली बात की अगर आप लॉ याद करें तो डिस्टेंस का फोर्स से रिलेशन कैसा था? इनवर्स। एफ और आर का रिलेशन कैसा था? इनवर्स। यानी डिस्टेंस ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा होगी। अब आप मुझे ये बात बताओ कि मिसाल के तौर पे अगर कोई आपको बॉल खींच के मारता है करीब से और बॉल खींच के मारता है दूर से, तो ज्यादा फोर्स कब लगेगी आपको? ज्यादा जोर की चोट कब लगेगी? हाँ भाई, करीब से लगेगी। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ करीब से का मतलब डिस्टेंस कम है, और आप लोग खुद बोल रहे हो कि फोर्स ज्यादा लगेगी, तो इसका मतलब है जब डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो रिलेशन कैसा हुआ? इनवर्स हुआ। चाहे आप न्यूटन का लॉ मान लो, चाहे कूलम्स का लॉ मान लो, चाहे ये जनरल एग्जाम्पल मान लो जो मैंने दी, तो इसका मतलब ये तय हो गया कि जहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा होगा वहां पे फोर्स क्या होगी? कम होगी। तो अब मैं पॉइंट नंबर 2 और 3 को मिला रहा हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन लूंगा। तो पॉइंट नंबर 2 में हमने बोला कि स्पेसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, पॉइंट 2 में हमने बोला स्पेसेस बहुत ज्यादा है। और पॉइंट नंबर 3 में साथ में हमने ये पढ़ लिया कि डिस्टेंस का फोर्स से रिलेशन कैसा? इनवर्स है। तो पॉइंट 3 कहता है कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लिहाजा उनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम होंगी। समझ रहे हो बात? पॉइंट नंबर 3 क्या बोल रहा है कि क्योंकि उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लिहाजा उनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम होंगी, और वो इतनी कम होंगी कि उनको इग्नोर भी कर दो तो कोई मसला नहीं है। तो इग्नोर करने के लिए इंग्लिश का वर्ड है नेग्लिजिबल। तो पॉइंट नंबर 2 और 3 को मिला के पढ़ते हैं, हमेशा अलग अलग नहीं पढ़ सकते, ये लिंक है। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है कि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। और पॉइंट नंबर 3 क्लियर कर रहा है कि क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है लिहाजा उनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम है, क्योंकि डिस्टेंस का फोर्स से कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से उनके दरमियान फोर्सेस बहुत कम है, और इतनी कम है कि उनको इग्नोर कर सकते हैं। तो जहां पे कोई चीज इग्नोर हो जाए उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है नेग्लिजिबल। चले भाई, तो अब ये पॉइंट नंबर 3 लिखे और फिर मैं आपके सवाल लेता हूँ। शाबाश, पूरी क्लास पॉइंट नंबर 3 लिखे। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की हेडिंग डालनी है आपने, उसमें लिखना है हाँ भाई लिखे, ड्यू टू वेरी लार्ज स्पेसेस, ड्यू टू वेरी लार्ज स्पेसेस, ड्यू टू वेरी लार्ज स्पेसेस, कॉमा, ड्यू टू वेरी लार्ज स्पेसेस, कॉमा, the force of attraction, the force of attraction between molecules, the force of attraction between molecules, the force of attraction between molecules is negligible. The force of attraction between molecules is negligible. Is negligible. चले जी, अब मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, लेक्चर के आखिरी 2-3 मिनट हैं, तो चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर लें मुझसे। ये 3 पॉइंट में कोई भी मसला अगर आप हुजैफा रिपीट जब लिखते हो तो बताया करो रिपीट क्या करना है, पहले भी बोला है। सिर्फ रिपीट लिख दोगे तो कैसे समझ में आएगा कि मैं क्या रिपीट करूं? समीर, गैसेज एलिमेंट की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है ना, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑल दीज आर एलिमेंट्स। और नहीं, एलिमेंट तो है ये। इंटरमोलिकुलर फोर्स में मैंने ये पढ़ाया अपना,
रिपीट कर देता हूँ मैं। हाँ, गैसेस में एटम नहीं होते, सही क्या, गैसेस डज नॉट एग्जिस्ट एज एटम, ये सही लिखा, एटम नहीं होता, मॉलिक्यूल, ये बात सही है। इनमें कुछ एक्सेप्शन जरूर है, पर वो आपके लेवल पे नहीं है, आपके लेवल के लिए आज से सही है कि गैसेस में एटम नहीं, मॉलिक्यूल। अच्छा भाई, तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स में मैंने ये बात पढ़ाई है, क्योंकि स्पेसेस बहुत ज्यादा है और स्पेस का मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का फोर्स से रिलेशन कैसा इनवर्स है, लिहाजा डिस्टेंस जब ज्यादा होगा तो फोर्स कम होगी, तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से फोर्स कम है, ये तो जनरल बात हो गई। साथ में किताब ने बताया कि फोर्स इतनी कम है कि उसको अगर नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, फोर्स इतनी कम है वो उसको नहीं भी पढ़ो तो चलेगा, जब जब किसी चीज को इग्नोर कर दिया जाए, ना पढ़ा जाए, इतनी कम हो, तो उसके लिए इंग्लिश का वर्ड है नेग्लिजिबल। तो स्पेसेस बहुत ज्यादा होने की वजह से उनके दरमियान जो फोर्सेज है वो नेग्लिजिबल है, यानी कि ना होने के बराबर। तो जैफा मुनव्वर ये आपके लिए था, अगर क्लियर हो गया तो बताओ। बाकी लोग भी चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें कि आज के लेक्चर में उनको कोई बात क्लियर अगर नहीं है तो हाथ के हाथ बताएं। चलो, बहुत अच्छी क्लास हो गई है माशाल्लाह, तो आप सबको क्लियर हो गया है। तो हमने आज केएमटी के 3 पॉइंट पढ़ लिए हैं, 6 पॉइंट हमारे रह गए हैं जो हमने कल पढ़ने हैं। थ्योरी पेपर में भी बहुत आती है, इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर के हर टॉपिक में भी इसका ताल्लुक है, तो लिहाजा आपको रेगुलर रहना है। सारे के सारे, और जो आपके फ्रेंड्स अगर नहीं आ रहे ऑनलाइन किसी वजह से, उनको भी बोले कि रेगुलर है। ऑल दो के दीज लेक्चर्स आर रिकॉर्डेड, और वो मिलेंगे आपको जब जरूरत पड़ेगी, पर बेहतर है कि आप लाइव लेक्चर में रहें सारे के सारे। तो आप इंशाल्लाह, आज के लेक्चर हम यहाँ ख़त्म कर रहे हैं, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह हम आपसे मुलाकात करेंगे, और केएमटी के फर्दर 6 पॉइंट हमने पढ़ना है। तो लेक्चर के शुरू में अगर कोई मसला हो आप बता भी सकते हैं, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है भाई। तो आज के लेक्चर के लिए आपसे मैं अल्लाह हाफिज़ कह रहा हूँ। क्वेश्चन अभी भी आप कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन है, अदरवाइज इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, सेम टाइम पे 7 बजे आपकी क्लास होती है, सेम टाइम पे कल इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे, ठीक है भाई। चलो, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, ठीक है।